हम लोगों ने अभी तक आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक 3 प्रोसेस पढ़ लिए हैं। अब लास्ट प्रोसेस बच रहा है एडियाबैटिक। अब हम लोगों को एडियाबैटिक प्रोसेस करना है। उसको करने के पहले हम लोग कुछ सीपी और सीवी के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जेईई मेन में या नीट में कि सीपी और सीवी क्या कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर है नो। सीपी और सीवी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। पर अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आया और आपको सीपी और सीवी का जरूरत है और आपको न्यूमेरिकल में सीपी और सीवी का वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं कुछ वैल्यू आपको लिख के दे रहा हूं जो आप लोगों को याद रखना है। ये वैल्यू का यूज तब करना है जब न्यूमेरिकल में सीपी और सीवी नहीं दिया होगा। अगर दिया है तो आपको उसी वैल्यू का यूज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल में क्या होता है, सीपी एंड सीवी नहीं दिया होता है, इसलिए हम लोग उसकी कुछ वैल्यू को लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि जब वैल्यू नहीं दिया होगा तो आपको इन वैल्यू का यूज करना है। अगर न्यूमेरिकल में कुछ सीवी दिया हुआ है कि सीवी फॉर गैस इज दिस, तो आपको उस वैल्यू का यूज करना है फिर। ठीक है, तो हम लोग कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। अगर सीपी एंड सीवी न्यूमेरिकल में नहीं दिया होगा तो इन वैल्यू का यूज करेंगे। तो मैंने जैसा आप लोगों को पहले बता दिया है, सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, ये एक्चुअल में होता है। सीवी का जो वैल्यू होता है ये होता है F/2 इंटू आर, और F इसमें क्या है, F होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि आपका किसी भी गैस मॉलिक्यूल को कितना डिग्री है मूव करने का, ये उससे रिलेटेड है। इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में रहता है और केमिस्ट्री में तो ये एडवांस में भी नहीं आता है, और जेईई मेन और नीट में तो कभी पूछ ही नहीं सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको फिजिक्स में बताया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या क्या होता है, जैसे आपके पास देखो, हम लोग गैस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक गैस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो एक सिंगल वो एटम है, तो वो बस आपका एक्स एक्सिस में घूम सकता है, वाई एक्सिस में घूम सकता है और जेड एक्सिस में। तो 3 एक्सिस में घूमेगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, सिंगल एटम है। दूसरा आपके पास क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस, या जिसका और भी हो सकता है लीनियर गैस। लीनियर गैस मतलब कि अगर 2 एटम से ज्यादा है पर उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, जैसे आपका एग्जांपल होगा CO2, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 2। जैसे आप एज्यूम करो O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई एक्सिस में भी घूम सकता है और जेड एक्सिस में, 3 एक्सिस में घूम सकता है। पर O2 मॉलिक्यूल को अगर आप रोटेट करोगे, जैसे O2 मॉलिक्यूल में देखो 2 एटम होंगे, जैसे यहाँ समझ लो, यहाँ समझ लो, जब आप इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करते वक्त क्या होगा, वो एक प्लेन बनाएगा, और प्लेन कितनी एक्सिस को कवर करता है, 2। तो रोटेशन की वजह से भी उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2। हाँ, अगर आप मोनोएटॉमिक लेते हैं तो सिंगल एटम, तो उसको रोटेट करने से देखो कुछ नहीं होगा, तो इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3। वो एक्स एक्सिस में घूम सकता था, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बात, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर डायटॉमिक है और लीनियर है तो वो एक्सिस में भी घूम सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। प्लस इसमें क्या होगा आपके पास, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर आप लीनियर मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो ये एक प्लेन बना सकता है जिसमें कितने एक्सेस कवर होंगे, 2। तो रोटेशन की वजह से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाएगा, 5। और अगर आपके पास पॉली एटॉमिक गैस है, ये बात ध्यान रखना है कि वो गैस कैसा होना चाहिए, नॉन लीनियर, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 6। तो देखो 3 तो घूमने का होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर पॉलीएटॉमिक है, मतलब नॉन लीनियर गैस है, तो अगर आप उसको रोटेट करोगे तो एक तरह से वो 3D में आपका कवर करेगा एक्सिस को, तो इस वजह से उसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए
5 और पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होगा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, Cp और Cv की वैल्यू लिख लेते हैं, जो हम लोगों को याद रखना है, और इसका यूज तब करना है जब न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहेगा आपके पास Cp एंड Cv। मोनो एटॉमिक गैस, एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसा कोई। फिर आगे क्या हो सकता है, डाई एटॉमिक एंड लीनियर गैस। तो जैसे आपके पास एग्जांपल होगा O2, Cl2, CO2, लीनियर गैस लेना, ध्यान रखना है। तो ये आपके पास होगा डाई एटॉमिक एंड लीनियर गैस। और आगे सबसे पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस, जैसे इसका एग्जांपल होगा मीथेन, अमोनिया, SO2। तो ये सब इसके एग्जांपल है। तो देखो CV का वैल्यू क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। CV का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर। CP का वैल्यू होगा CP का वैल्यू होगा CV प्लस आर। और सबसे लास्ट में गामा होता है भाई CP बाई CV। तो ये कितना होगा 3/2R, ये होगा 5/2R, एंड सबसे लास्ट वाला 6/2R। इन वैल्यू का यूज देखो, मैं बार बार रिपीट करो, तब करना है जब न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दिया होगा, तो आपको इन वैल्यू का यूज करना है। तो CV का वैल्यू आ गया, CP क्या होगा 5/2R, 7/2R, और लास्ट वाला क्या होगा 8/2R। लास्ट टर्म इज गामा, समटाइम इज आल्सो नोन एज पॉइजन्स रेशियो। ये ध्यान रखना, डबल एस होता है पॉइजन्स रेशियो। तो इसको से डिवाइड करोगे, दिस इज 5/3 और 1.66, 7/5 1.4 एंड 8/6 और 1.33। तो ये आपके पास हो गए CP एंड CV की वैल्यू एंड गामा। ये आप लोगों को याद रखना है, जिसका हम लोगों को कई बार यूज पड़ सकता है। और जेई मेन और नीट जैसे एग्जाम में तो CP एंड CV एक्चुअल में दिया ही नहीं रहता है, तो आपको इन वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो बस आप इन वैल्यू को यूज करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस पे आने के पहले हम लोग थोड़ा सा CP और CV के बारे में एक फॉर्मूला देख लेते हैं पहले से। और तो देखो क्या होता है, CP इक्वल टू होता है CV प्लस R, और गामा क्या होता है पॉइजन्स रेशियो गामा, ये होता है CP बाई CV। कई बार न्यूमेरिकल में हमें गामा दे दिया जाता है और CP और CV के वैल्यू का हमें जरूरत होता है। तो गामा दिया है तो CP और CV का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पहले एक रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से CV जो आता है एक्चुअल में वो आता है R/γ-1। आप क्या करना, CP की जगह वही गामा और यहाँ पे रख के सॉल्व करना, आपको वैल्यू आ जाएगी ये। और इससे जो CP जो आता है वो आता है γ/γ-1। आपको कोई भी डाउट आए आप यहाँ पे CP का वैल्यू यहाँ रखना और सॉल्व करना, ये वैल्यू आ जाएगा ये। तो ये आपके पास CV और CP का वैल्यू होता है गामा के टर्म में। तो CP क्या होता है, CP होता है गामा R/γ-1 एंड CV क्या होता है R/γ-1। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप लोग लिख लो और ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, Q का वैल्यू 0 होता है, सबसे सिंपल है Q 0। तो DE किसकी इक्वल होगा, DW की इक्वल होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डेल्टा E जो होगा वो W की इक्वल होगा। या डेल्टा E आपको बोला जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस किसके लिए आता है, आइडियल गैस के लिए। तो CV क्या होगा, मतलब डेल्टा E क्या होगा NCV, डेल्टा T ये क्या होगा NCV T2 माइनस T1। ये W वही C, मैंने डेल्टा E का वैल्यू रख दिया। तो देखो होता क्या है, कुछ लोग मतलब कुछ टीचर या फिर कुछ स्टूडेंट इसके आगे जो करने जा रहे हैं वो करते रहते हैं और उनको मतलब ही नहीं पता होता है कि हम लोग कर क्यों रहे हैं।
जैसे एडियाबैटिक में एक फॉर्मूला होता है, काफी लोगों को पता होगा, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, पर लोगों को यही नहीं पता होता वो फॉर्मूला हमने डेराइव किया क्यों है और इसका रीजन क्या डेराइव करने का। तो पहले समझ लेते हैं कि क्यों डेराइव किया। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस कुछ भी लिखते जा रहे, आपको हर चीज का रीजन पता होना जरूरी होता है कि वो फॉर्मूला क्यों डेराइव किया है और क्या पर्पज से डेराइव किया है। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन में मोल दिया रहेगा, CV गिवन होगा, T1 गिवन होगा और T2 नहीं गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में हो सकता है T2 गिवन होगा और T1 गिवन नहीं होगा। तो आपको दो में से एक टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरा टेम्परेचर नहीं गिवन होगा, तो इस वजह से आप इस वैल्यू को नहीं निकाल पाओगे। तो जब आप इसको नहीं निकाल पाओगे तो आप वर्क डन या फिर डेल्टा ई को नहीं निकाल पाओगे। तो होता क्या है, आपको एक स्टेट का टेम्परेचर दिया होता है, दूसरे स्टेट का टेम्परेचर नहीं दिया होता है। तो हम लोगों को वो फॉर्मूला डिराइव करने के पीछे रीजन क्या होता है कि एक स्टेट का टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरे स्टेट का टेम्परेचर निकाल लेंगे और यहाँ पे रख के क्या निकाल लेंगे, वर्क डन। तो समझ में आ रहा होगा क्यों हम लोग उसको डिराइव करने वाले हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन में N, CV, T1 और T2 सब दिया है तो कुछ भी डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो डिराइव करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होते हैं, तो हम लोग इसलिए उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कुछ और भी समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। तो अगर आप एक अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट हो तो आपके मन में ये भी डाउट आना चाहिए, सर ऑलरेडी एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो क्या इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, पी वी टू दी पावर गामा क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका भी तो यूज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहली बात समझो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। आपको क्या होगा, इनिशियल स्टेज को समझ लो, मान लेते हैं प्रेशर गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा। आपको बाद वाले का क्या होगा, प्रेशर गिवन होगा और कुछ नहीं गिवन होगा। तो देखो, ऐसा है कि आपके पास प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे सिर्फ प्रेशर गिवन है, ना टेम्परेचर गिवन है, ना वॉल्यूम गिवन है, तो कितने अननोन फंस रहे, दो। तो अगर आप इस इक्वेशन का मतलब यूज करोगे तो आपके पास दो अननोन फंस जाएंगे। तो हमारा पर्पस क्या है, यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल है, तीन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हमारा पर्पस होता है तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो वो पी वी टू द पावर गामा या फिर जो भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें देखोगे तो दो वेरिएबल होते हैं। तो फॉर्मूला निकालने का पर्पस क्या होता है, हम लोगों को इक्वेशन को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है, और आपको इंफॉर्मेशन में भी या वॉल्यूम और प्रेशर गिवन होगा, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर गिवन होगा, या फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो सिर्फ दो ही वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन गिवन होता है, तीन वेरिएबल के टर्म में आपको क्वेश्चन ही नहीं गिवन होगा। तो अगर आप इसका यूज करना चाहोगे तो वो फिर से क्वेश्चन अनसॉल्व रहेगा, सॉल्व कभी नहीं हो पाएगा। तो समझ में आपको आ रहा होगा, इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पास सिर्फ दो मतलब दो चीजें गिवन होगा, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर या वॉल्यूम और टेम्परेचर, और इसमें कितने वेरिएबल है, थ्री। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है कि यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोगों को कुछ नए इक्वेशन को डिराइव करने पड़ेंगे और तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा होगा हम लोग क्या करने वाले हैं। तो पहली बात, फॉर्मूला क्यों डिराइव करते हैं, एक टेम्परेचर गिवन होगा, दूसरा नहीं गिवन होगा, और इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है और हमें दो ही वेरिएबल दिया होगा। तो हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे जहाँ पे दो वेरिएबल ही होगा और उसका यूज करेंगे। तो ये सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग फॉर्मूले को देखो डिराइव करते हैं। तो पहला हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। आप डेरिवेशन देखते रहो, मैं फटाफट लिख देता हूं। तो डी ई क्या होता है, डब्ल्यू की इक्वल, डी का मतलब है एन सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डी टी। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, उसमें बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम होता है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सो
हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वॉल्यूम V1 से V2, टेम्परेचर T1 से T2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा CV बाई R, दिस इज ln T2 बाई T1 माइनस टाइम ln V2 बाई V1। अब देखो CV बाई R जो है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था CV इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस 1, यही लिखा था। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, आपके पास जो होगा R अपॉन जो CV होगा, इसको कर लेते हैं दिस इज गामा माइनस 1, मैं इसको इधर इसको नीचे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा ln T2 बाई T1, और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास वही R अपॉन CV, और दिस इज ln माइनस 1 ले जाकर इसको उल्टा कर देते हैं, सो दिस इज V1 बाई V2। इसकी जगह गामा माइनस 1 पावर में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1, या फिर T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1। आ गया हमारा इक्वेशन। सिर्फ कितने वेरिएबल है, 2। तो हम लोगों ने 3 वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 वेरिएबल में। आपको इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम गिवन होगा, बाद का टेम्परेचर इससे निकल जाएगा, इससे टेम्परेचर निकल जाएगा, फिर NCV डेल्टा T से डेल्टा E निकल आएगा, NCV डेल्टा T से डेल्टा E निकल आएगा, डेल्टा E आ गया तो W आ गया, होगा क्वेश्चन सॉल्व। बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T V टू दी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है। अब हम लोग इसमें अगर कोई और फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो क्या करना, PV इक्वल टू nRT का यूज करना, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि T के जगह रख देते हैं PV बाई nR, और T2 की जगह क्या करना, P2 V2, और T1 की जगह P1 V1, और आप रिप्लेस करोगे और सॉल्व करना। तो रिप्लेस करके सॉल्व करने पे फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, इसमें T का वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व करना, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा, या फिर P V टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है। और अगर आप इसमें वॉल्यूम की जगह सपोज करते हैं, अगर आपने V के जगह अगर लिखा होता nRT बाई T, और अगर आप V के जगह रिप्लेस करके सॉल्व करते तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, आप करके देख लेना, दिस विल बी P T टू दी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आता है। तो क्या है फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला है गामा और ये 1 माइनस गामा, ध्यान रखना ये 1 माइनस गामा है, आप सॉल्व करके देख लेना, ये फॉर्मूला आएगा P T टू दी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। इन सारे फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये फॉर्मूला या फिर ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ही एप्लीकेबल है। जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम में 80% टाइम क्वेश्चन जो होता है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पे आता है, और लोगों को एडियाबैटिक सुन की यही फीलिंग आता है कि बस पी वी टू दी पावर गामा या टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 लगाओ आंसर आ जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दे दिया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल है। रिवर्सिबल का मतलब जो वेरी स्लो प्रोसेस होता है, जहां पे बाहर का प्रेशर हमेशा अंदर वाले प्रेशर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। देखो आने के चांसेस कम है जेईई मेन और नीट में, पर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको याद रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो डेल्टा ई क्या होगा, डब्ल्यू के इक्वल होगा भाई, और ये क्या होगा एनसीवी T2 माइनस T1, और ये होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो सबका वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा n और r गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, और ये होगा माइनस पी एक्सटर्नल, और ये होगा
V2, तो V2 की जगह आपके पास आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है nRT2/T2 माइनस nRT1/T1। तो nR कॉमन आके देखो कट जाएगा, तो क्या बचा T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस पीक एक्सटर्नल T2/T2 और माइनस T1/T1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है अगर प्रोसेस क्या होगा इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में ये फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, आपको इनिशियल प्रेशर गिवन होगा, फाइनल प्रेशर गिवन होगा, इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा, फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए इसका यूज करना है। फॉर्मूला भले ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर ये सिंपल से लीनियर इक्वेशन बनेगा और फटाफट इसका आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखना है कि बाहर का जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो अलग भी दिया जा सकता है। अगर वो अलग नहीं दिया है तो पी एक्सटर्नल को आपको P2 के इक्वल लेना है। ये बात ध्यान रखनी है, मैंने जो पहले बताया है, अगर पी एक्सटर्नल अगर आपको अलग से कुछ दिया है तो वही लेना है। इफ पी एक्सटर्नल इज नॉट गिवन देन ऑलवेज टेक फाइनल प्रेशर टू बी एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर नहीं दिया होगा तो आपको फाइनल प्रेशर को ही एक्सटर्नल प्रेशर लेकर सॉल्व करना है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए। तो ये हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में कंपैरिजन, और उसके बाद इन पे कुछ न्यूमेरिकल। एक बात का याद रखना है कि ये जो भी पढ़ाया है इसमें सारे फॉर्मूले आपको विद कंडीशंस याद रखने कि आइसोथर्मल के लिए ये फॉर्मूला होता है, एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला होता है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए क्योंकि इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है और आपसे इसका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं हो सकता है।